वकालत पर थोड़े एतराज़ात हैं लोगों ओके कि वहाँ पे एक फैमिली मैटर्स हैं, बच्चे रो रहे हैं कि मैंने माँ के साथ जाना है, बाप के साथ जाना है। हमारा काम इंसाफ दिलाना नहीं है। काफ़ी सारा जो एक ग्रुप है वो उनके ऊपर जो है आबरसा और तशद्दुद वाली कुछ वीडियोस भी सामने अब मार कुटाई और इस तरह के मामला करें, इसके वो किसी भी आर्टिकल में जो अमेंडमेंट की गई वो कुछ किसी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं करती है। पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ी है अकॉर्डिंग टू वो तो भेंट चढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट तलहा सलीम मान साहब। तो हम इनसे आज बहुत सी अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। आप जो है सिविल कोर्ट लाहौर में जो है वो अपने कानूनी मामलात को लेके चल रहे हैं, तो आज हम इनसे जो है कानूनी मामलात पर भी बात करेंगे, आईनी तब्दीलियों पर भी बात करेंगे और जो हाई प्रोफाइल केसेस आप देख रहे हैं आजकल हो रहे हैं उन पे इनकी बहुत गहरी नज़र है, सो हम उस पर भी बात करेंगे। तो बगैर देर किए अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम दानियाल, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़ आपके? बस दुआएं हैं माँ बाप की और अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सिविल कोर्ट में आप होते हैं, आपको लगता है सिविल कोर्ट में जो लोगों के मसाइल हैं वो उनको प्रॉपरली जो है आपकी कोर्ट जो है वो सुन रही है और उनको टैकल कर रही है, लोगों में कोई मसला नहीं होता, उनके केस अच्छे से सुने जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो हम लॉ ऑब्जर्व करते हैं, अब सिविल ऑर्डिनेंस है वो एक इतना पुराना ऑर्डिनेंस है, एक लॉ है कि उसे फॉलो करते हुए पाकिस्तान की एक तारीख गुजरी है। तो लोगों की ये शिकायत तो है कि सिविल लिटिगेशन के खासतौर पर सिविल केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन होते हैं, एक अरसे तक चलते हैं, साल चलते हैं और फैसले नहीं लोगों के होते। तो शिकायत हैं, लेकिन क्या करें, कानूनी प्रोसेस है और इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके, लेकिन एक स्टेजेस है, जुडिशरी है, एक सिस्टम है, वो इस तरह चल रहा है। ओके, तो आप क्या समझते हैं कि वकील होने के नाते आप अभी कोर्ट में भी होते हैं, तो आप समझते हैं कि इंसाफ की फरहमी को मुकम्मल तौर पे जो है वो लोगों को मुहैया किया जा रहा है या कहीं सुस्ती दिखाई जा रही है? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट ये बात अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि वकालत पर थोड़े एतराज़ात है लोगों को, लेकिन हमारा काम इंसाफ दिलाना नहीं है। हमारा काम है फैक्ट्स बयान करना। लॉ हमने नहीं बनाया, उस लॉ को इंटरप्रेट कर सामने कोर्ट के पेश करना, अपनी बात बयान करना, अपने साइल की सारी जो कार्रवाई है उसे बयान करना और फिर अदालत पर छोड़ देना कि इंसाफ किस तरह जज किया जाता है और इंसाफ को किस क्राइटेरिया में गिना जाता है। सही। तो क्या होता है मैक्सिमम, आपको कोई ऐसा वाक़या याद है कि जिसमें आपको लगा हो कि जी हाँ ऐसा एक केस था और 100% जो है वो उस बंदे को इंसाफ फराहम किया गया था और वो खुशी खुशी अपने घर गया था? कोई ऐसा केस आपको याद है? इस तरह के तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये तो रोज़ाना के वाक़या आते हैं। इंसाफ तो मिलता है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कोई वाक़या आप कहते हैं तो मैं वकालत का मेरा आगाज़ था और मैं गार्डियन कोर्ट चला गया। गार्डियन कोर्ट जिसमें फैमिली मामलात को देखा जाता है। गार्डियन कोर्ट में जाके अब मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कोई एक आधा घंटा का वक्त गुजारने के बाद कि दोबारा इधर नहीं आना। उसकी वजह ये थी कि इट वाज फुल ऑफ अ काइंड ऑफ डिप्रेस काइंड ऑफ माहौल, कि वहाँ पे एक फैमिली मैटर्स हैं, बच्चे रो रहे हैं कि मैंने माँ के साथ जाना है, बाप के साथ जाना है। तो ये इस तरह की सख्तियाँ हैं रिलेशंस के अंदर। वो कानूनी मामलात में जब ख़ानदानी मसाइल आते हैं तो उसके बाद मेरा दोबारा गार्डियन कोर्ट नहीं जाना हुआ। सही, गार्डियन तौर पर सही, गार्डियन को जो है कोर्ट में इतने मामला होते हैं। अच्छा, ये बताएं, आजकल ये बात आम तौर पर देखी और सुनी जाती है, आप भी, आपका एक सोशल सर्कल है, आप भी सोसाइटी में रहते हैं, सुनते होंगे, कहा जाता है जी कानून सिर्फ अब अमीर और ताकतवर के लिए, गरीब की सुनाई कहीं पे नहीं हो जाती। तो बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि ये बात किस हद तक सच है? देखें, आप डिफेंडेंट साइड से हैं या कंप्लेनेंट साइड से हैं, जज दोनों पार्टीज को सुनेगा, दोनों को मुकम्मल एक बराबर हक दिया जाएगा कि वो अपने अपनी तजावुज़ात सामने लाएं। उनकी बात सुनकर एक फैसला होता है। कानून अमीर और गरीब नहीं देखता। ये बैंकिंग कोड तो है नहीं है जिसमें आपके बैंक बैलेंस सामने शो हो रहे होंगे या कुछ भी। इसमें सिर्फ तनाज़ा देखकर, फैक्ट्स देखकर, और कोर्ट्स भी मजबूर होती हैं। कई बार इस तरह पॉसिबिलिटी होती है कि
एक्यूज्ड बंदा वाकई मुजरिम है और फैक्ट्स उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो अदालतें मजबूर होती हैं, वो आउट ऑफ नोवेयर इंसाफ फराहम तो नहीं ना कर सकती। अच्छा, आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है और मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जो एक हाई प्रोफाइल बंदा होता है उसकी सुनाई ज़्यादा अच्छे से और बेहतर की जाती है, लेकिन अगर कोई उसकी निस्बत कोई नॉर्मल सा और एक मिडिल क्लास बंदा जाता है तो वो बेचारा रगड़े खाता है। आप किसी की साइड न लें, आप एक इंडिपेंडेंट वकील होने के नाते मुझे बताएं क्या क्या ये हकीकत है? देखें, इसमें आपके मीडिया का भी बहुत ज़्यादा किरदार है कि जब कोई भी हाई प्रोफाइल केस होता है, वो अब स्टेट का मैटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये आईनी तरमीम के अंदर भी यही चीज़ें सामने आई थी कि इस तरह का केस होता है, उसे मीडिया इस तरह हाईलाइट करती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का एक मुद्दा बन जाता है। लोग उस पर डिबेट करते हैं, चौकों चौराहों पर लेके, स्कूल कॉलेज में, हर जगह उस पर बातें होती हैं। तो वो जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट आउट ऑफ नोवेयर उस जुडिशियल सिस्टम पर, उस जज पर, उस कमरा अदालत पे भी पड़ता है कि इंसाफ हमने अब फराम करना है। तो वो एक आप प्रेशर कह सकते हैं मीडिया का फराम किया गया सोशल मीडिया की तरफ से, तो वो फर्क तो उस चीज़ का जारी बातों पड़ता है। अच्छा, अभी हाई प्रोफाइल की बात हो रही थी, तो कल और परसों 1-2 दिन पहले एक वाकया हुआ है। रजब भट्ट एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप सब जानते होंगे उनको। वो कराची में गए अपने किसी केस के हवाले से, तो वो जैसे ही कचहरी में एंटर हुए तो वकीलों का जो है काफ़ी सारा जो एक ग्रुप है वो उनके ऊपर जो है आबरसा और तशद्दुद वाली कुछ वीडियोस भी सामने आ रही थी। और आप क्या समझते हैं कि, और ये भी सुना गया कि उन्होंने कुछ वकला हजरात के खिलाफ कोई बात की थी। आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्या वकीलों को करना चाहिए? बिल्कुल, ये चीज़ें सामने से गुजरी हैं। देखें, मेरा मानना है कि जो लीगल प्रोफेशन है बड़ा सोवरेन किस्म का और बड़ा मुहज़्ज़ब किस्म का प्रोफेशन होना चाहिए। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। आप एक एडवोकेट जो है वो अपनी पूरी फर्टिनिटी, लीगल फर्टिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वैसे ही जो पब्लिक का एक अंदाजा है वकला के बारे में, वो पर्सपेक्टिव बहुत ख़राब है। तो मज़ीद इस तरह के मामला खराब, हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। कानून तो इतना तवील चीज़ है कि इसके अंदर बहुत से हल मौजूद है। तो बजाय इसके कि आप मार कुटाई और इस तरह के मामला करें, इसके और भी मजीद हल हो सकते थे। तो बहरहाल जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि ये हमारे आने वाले जो वकला हैं या जो नए इस फील्ड में आ रहे होंगे उनके ऊपर एक गहरा असर जो ये बात छोड़ती है, या वो इस चीज़ से क्या सीखेंगे कि क्या जो आप लोग एक जस्टिस दिलवाने के लिए ना एक दरमियान में ब्रिज का काम करते हैं आप लोग, कोई एक साइल होता है, उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आता तो वो आपके पास आता है, आप उसको इंसाफ फराम करने में पूरी मदद फराम करते हैं। बट अगर इस तरह से मामला चलते रहे, कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है, उसको मार पिटाई हो रही है और अनफॉर्चुनेटली जो है, सॉरी टू से, बट बहुत गंदे अल्फाज से जो है वो, बहुत नामुनासिब अल्फाज से जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा तो नहीं है। आप एज अ वकील इसको जो है पर्सनली किस तरह से देखते हैं जो परसों आ गया हुआ? देखिए, इसके ना मैं 3 एस्पेक्ट में जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि जो हुआ वो नहीं था होना चाहिए, वो जस्टिफाइड नहीं है। आप किसी पे तशद्दुद कर रहे हैं कोर्ट प्रेमिसेस में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस लॉ, कि आप इस प्रोफेशन में इस काले कोर्ट की हुर्मत को संभालने की बजाय आप उसका एक पर्सपेक्टिव गलत बना रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह एक बड़ी डिबेट की जाती है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कि अगर कोई भी मामला अंडर कोर्ट, अंडर डिसीजन है, वो वहाँ पे डिस्कस हो रहा है और अभी एडजुडिकेशन के लिए सामने है, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल बहुत गलत बात है कि आप अदालत, कमरा अदालत से बाहर एक अपनी अवामी अदालत बनाकर फैसला कर देते हैं और लोगों को मुजरिम करार दे देते हैं। तो अगर ये बात गलत है तो फिर वो जो, इसे भी आप मीडिया ट्रायल का ही नाम दे सकते हैं ना, कि जो रजब भट्ट की एक वीडियो सामने आती है कि वो किस तरह एक फखराना अंदाज के अंदर ललकार कर लीगल फर्टिनिटी को वो करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि अ मैन कैन stand against a man and win against a man but not against a state. तो इसी तरह you can win against a lawyer but you cannot win against a whole community of lawyers. तो अगर आप सबको टारगेट करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई सियासतदान देता है, कोई आम इंसान देता है, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी इदारे के खिलाफ है, तो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और उसका फिर रिएक्शन आता है। तो इसी तरह जब उन्होंने
जो हमारे यूट्यूबर साहब है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तो मुगला बरादरी के सेंटिमेंट्स हट गए। अगेन जस्टिफाइड नहीं है, जो हुआ वो गलत है, लेकिन मेरा ये पर्सनल वो एक ख्याल है कि इसका एक लीगल वे तो है ना। अगर आपको इतना ही चीज हर्ट कर रही है सो आप उन पे FIR करवा दें, या उन पे कोई जैसे उनके केसेस चल रहे हैं तो कहते हैं देर है दुरुस्त है, वो FIR उन्होंने कटवाई, लेकिन ये सारा मामला के बाद पहले पिटाई की जो कि नहीं थी ऑब्वियसली करनी चाहिए। इसमें एक चीज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि हुआ जस्टिफाइड नहीं है जो भी हुआ, लेकिन अगर आप देखते हैं कि मीडिया ट्रायल है, मेरे ख्याल से जिस तरह रजब भट्ट ने जो स्टेटमेंट दी वो एक किस्म की सबको उकसा रहे थे, और शायद इतने साल मीडिया की टेंशन से बाहर रह कर उन्होंने कहीं सोचा कि इस तरह का कोई मिस एडवेंचर हो तो शायद मुझे भी दोबारा वो मीडिया के एक फ्रेम में जगह मिलेगी। चलें, अच्छा ये बताएं, ये जो अमेंडमेंट हुई है अभी और इसमें जो मेनली जो है 26, सो इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें ज़्यादातर जो है मिलिट्री और जुडिशरी के ऊपर ये सारी अमेंडमेंट का तकरीबन वो था। सो आपको क्या लगता है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, क्या इस टाइम पे ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी? क्या ये जो चेंजेस हुई हैं यही चेंजेस होनी चाहिए थी, या किसी और साइड पे हमें जाने की ज़रूरत थी? अच्छा दानियल भाई, इस सवाल का तो बहुत एक लंबी डिबेट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन शॉर्ट है। थॉमस जेफरसन है, एक 1700 समथिंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो एक लेटर लिखते हैं और उसके अंदर ये बड़ा रिनाउंड उनका लेटर है। उसमें उनके जो मखसूस अल्फाज थे वो ये थे कि हर 19 साल के बाद जो आयन है उसे बदल जाना चाहिए, क्योंकि एक जनरेशन बदल जाती है। तो अगर उस 19 साल बाद भी वो कानून लागू रहेगा तो वो बाय फोर्स है, वो आपके बाय राइट नहीं है, लोगों के हक में नहीं है। तो ये मतलब अमेंडमेंट करना जरूरी है, अमेंडमेंट जरूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मामला चेंज होते हैं। आपकी PPC चेंज नहीं हो रही, आपकी CPC चेंज नहीं हो रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस तो जरूरी होते हैं। इस पे बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स उनके बयानात मैंने सुने, बहुत सारे ऐसे लोगों के, इवन की जुडिशरी के बयानात भी काफ़ी सारे सामने आए कि जी इसकी ज़रूरत नहीं थी अभी। सो एज अ वकील, एज एडवोकेट, आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत थी इस टाइम पे? चलो अमेंडमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू कि कुछ अरसे के बाद उसको चेंज करना चाहिए, बट अभी इस वक्त इसी अमेंडमेंट की जरूरत थी जो इनमें हुई? देखिए दानियल, टॉकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट 26 जो अमेंडमेंट हुई है, इसकी कोई एक भी ऐसा अमेंडमेंट का कोई भी शिक किसी भी आर्टिकल में जो अमेंडमेंट की गई वो कुछ किसी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, लोगों के कोई फायदे के लिए नहीं है। आप 26वीं आर्मी तरमीम को एक बार साइड पे भी रखते हैं ना, तो मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो वो ये है कि 1973 में पाकिस्तान का आयन आता है, पहली अमेंडमेंट होती है कि बांग्लादेश हमारे से अलग होता है तो बॉर्डर दोबारा रीडिफाइन कर रहे थे। दूसरी अमेंडमेंट जो 1974 में होती है, वन ऑफ द वेरी गुड, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे पाकिस्तान की बेहतरीन अमेंडमेंट थी कि अहमदीज को करार दे दिया कि वो जो कादियानी है वो मुसलमान नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में 26 अगर तरमीम हुई है, इनमें से 3 के तो बिल पास नहीं हुए, 9 गालबन 15वीं आर्मी तरमीम और शायद 11वीं। तो इनके अलावा जो बाकी 23 तरमीम है, इनमें अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की कहते हैं कि, क्योंकि जब भी कोई अमेंडमेंट होती है तो वो आर्गूमेंट स्टेट देती है, गवर्नमेंट आर्गूमेंट देती है कि जी ये पब्लिक वेलफेयर के लिए या फलां चीज़ ये ज़रूरी थी हमें बहुत। कोई किसी किस्म की अमेंडमेंट, कोई एक शिक पब्लिक इंटरेस्ट आम आदमी के फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। एक अमेंडमेंट आती है 1976 के अंदर, भुट्टो दौर के अंदर 1976 और 77 में, उसमें पब्लिक रेफरेंडम आता है। ये जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चाहता है तो वो आम आवाम से रेफरेंडम करवा लेता है कि जी आपको मेरे पास एतमाद है कि नहीं। अब उसमें अगर नहीं होता, आपको जितने हासिल करदा वोट है वो नहीं मिलते तो वो घर जाना पड़ता है। लेकिन ये अमेंडमेंट होती है 1 महीना पहले भुट्टो साहब के जाने से पहले। अब अगर थोड़ा सा पीछे 73 के आयन से पहले आ जाए तो एक आसमा जलानी केस, जिसने आसमा जलानी को आसमा जलानी बनाया, उस केस में कुछ ऐसा था कि मार्शल लॉ को रीडिफाइन किया गया और इलीगल करार दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री चलती आ रही है कि जुडिशल सिस्टम में जस्टिस मुनीर जैसे जस्टिस भी रहे हैं और ऐसे भी जस्टिस रहे हैं जिन्होंने कानून की सरबुलंदी के लिए काम किया। बिल्कुल किया। लेकिन पाकिस्तान की एक पावर टेकलिज्म ऐसी है कि अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि पाकिस्तान की पहली तरमीम से लेके आज 26वीं और आने वाली 27वीं तरमीम तक जितनी भी तरमीम हुई है वो सब की सब पावर का रद्द अमल था।
अगर किसी डिक्टेटर को पावर चाहिए थी तो वो जिस तरह पावर हासिल कर सकता था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम से हासिल कर सकता था, तो उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू किया और उसे ताकतवर किया। मतलब जिसके पास अथॉरिटी थी उसने अपने बेनिफिट के लिए उसमें अमेंडमेंट के लिए जिस तरीके से अथॉरिटी चाह सकता था, जिस ओहदे पर चाह सकता था, उसने उस ओहदे को ताकतवर किया। और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए आप नहीं समझते कोई ऐसी थी? अच्छा, इसके साथ ही 18 अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, इससे पहले जो हुई है ना 24, 3, 2, मतलब ये नॉर्मल थी, इनमें कुछ ज़्यादा, लेकिन जो 18 अमेंडमेंट है उसके ऊपर मुझे बताएं कि आप उसको कैसे देखते हैं। देखें, बज़ाहिर तो सबका कहना है कि 18वीं तरमीम एक बहुत ही वर्सटाइल और बड़ी अच्छी तरमीम थी और शायद वक्त की बहुत ज़रूरत थी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी, उनकी अपनी पावर दी गई कि आप अपने अपने मामला लेजिस्लेट किए। एक कंकरेंट लिस्ट थी, उसे सेपरेट करके लेजिस्लेटिव लिस्ट साइड पे की गई। अब अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटे से अदारे जिसको 90% ऑफ पाकिस्तान की पब्लिक को उसका अंदाजा भी नहीं होगा, EOBI एक इदारा है जो 18वीं तरमीम के बाद लेबर के अंडर आता था, और लेबर के अंडर आते हुए उस इदारे को प्रोविंसेस को हक दे दिया गया कि वो अपना इस इदारे को अपने तौर पर संभाले, सिंध अपनी तौर पर संभाले, KP अपने, तो बलूचिस्तान अपने तौर पर। अब जब ये होता है तो कि खैर NWFPO का नाम चेंज होकर KP बाद में बनता है और बाद में फाटा भी इसमें मर्ज हो जाता है। तो EOBI एक इदारा है, इसके अंदर सिर्फ जो इस पर्टिकुलर इदारे के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर जो प्रोविंस का वो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इतनी को खिचड़ी पकाई गई है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और मुख्तलिफ दीगर कोर्ट, आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं वो इसको सुने कि वो अभी तक केसेस पेंडिंग है, कि अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया कि आया फेडरल EOBI अदारा इसको लेकर चलेगा या प्रोविंशियल। तो अभी तक EOBI बेसिकली आपको समझना ये इतना ज़रूरी क्यों है कि जो आपकी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जिसको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, डोमेस्टिक हो सकती है, जिनके पास वर्कर होते हैं, उन वर्कर का आफ्टर सर्टेन एज ऑफ टाइम उनकी जब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है ना वो ये ऑब्जर्व करती है। अगर आपने कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपने 10 बंदे रखे हैं, 7 से ज्यादा अगर रखे हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑफ टाइम के बाद आप हर जो EOBI का अदारा है उसे हर बंदे की वेजेस के अंदर, आज अगर 37,500 वेज है तो आप उसके अंदर एक मखसूस हिस्सा 6% समथिंग वो EOBI को देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो EOBI संभाल के रखती है और वो जब बंदा एक सर्टेन एज पे पहुंचता है उसके बाद उसको पेंशन देगा। ये आप देखें ये कितना अच्छा इदारा है, लेकिन आज तक इसमें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठा रही है इस चीज का कि अभी तक डिफाइंड ही नहीं है कि प्रोविंस से चलाएंगे या फेडरल सिस्टम चलाएगा। इस कंफ्यूजन के अंदर सिर्फ आपका कौन फेस कर रहा है सारा सर्कमस्टांसेस, वो है आपकी पब्लिक। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो आज तक इस मुल्क में कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ पावर शिफ्टिंग गेयर्स थे, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां से प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से लेके उधर, और वक्तन फवक्तन इन्होंने अपनी हस्बे ज़रूरत इन्होंने जुडिशल सिस्टम को सेपरेट किया अपनी मर्जी से। जी, एक स्टेट के ना 3 मेजर जो इदारे होते हैं, लेजिस्लेचर आपका, उसके अलावा आपकी जुडिशरी और आपका एग्जेक्टिव। और स्टेट तभी ही चलती है कि जब तीनों अपना अपना सेपरेट काम करें, ना कि एक दूसरे के मामलात में टांग अड़ाएं। अच्छा, मैंने सुना है मीडिया भी होता है, फोर्थ पिलर भी होता है। नहीं, आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हद तक मीडिया बहुत ज्यादा किरदार नहीं, रियल जो फैक्ट है ना, वो मैंने यही सुना हुआ है कि मीडिया भी फोर्थ पिलर के तौर पे जो है वो अपने मीडिया वैसे बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मीडिया फोर्थ पिलर है, और वाहिद शायद मीडिया है जो प्रॉपर एक साइड पर होकर चलता है, बाकी तो सब एक दूसरे की टांग अड़ाते हैं। ये हर सर्टेन ऑफ टाइम, जिस टाइम जुडिशरी का वक्त चल रहा है ये सिर्फ जुडिशरी के साथ होते हैं, जिस वक्त एग्जेक्टिव का वक्त चल रहा है ये सिर्फ एग्जेक्टिव के साथ। मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, कुछ लोग या कुछ अनासर की वजह से तो हम पूरे मीडिया को ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा तलब भाई, आमतौर पर जो है वो सियासतदान कहते हैं जी अदालतें सियासत में मुदाखलत कर रही हैं, और जो लोग हैं वो कहते हैं जी सियासतदान अदालतों में मुदाखलत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखें, हाई कोर्ट की सो मोटो पावर छीनी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी खत्म कर दी गई, तो अब भी अगर शिकायत इन्हें रहे
کہ عدالتیں کوئی دار اندازی کرتی ہیں. پالیٹکس کی بھیٹ چڑھی ہے اکارڈنگ ٹو یو. وہ تو بھیٹ چڑھ چکی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہر جگہ جو ہے وہ انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے, لا انفورسمنٹ بھی ہے, جسٹس سسٹم بھی پراپر. دیکھیں نا, آپ نے 18ویں ترمیم پہ بات کی. ہاں جی, 18ویں ترمیم کو لے لیں, وہ ترمیم کی میں اس چیز کے بڑا اگینسٹ ہوں کہ آپ کی جو لیجسلیشن کر رہے ہیں پاکستان میں, اگر بی اے لکھا گیا کوالیفیکیشن کہ ایک ایم پی اے یا ایم این اے کے لیے ہے, تو وہ لیجسلیشن کس کی کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کی عام پبلک کے اندر انجینئرز بیٹھے ہیں, اس میں آپ کے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں جو بے شک نوکری کی تلاش میں انہیں نہیں مل رہی, لیکن وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں جو آپ کے فیوچر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اور وہ پھر آپ کی لیجسلیشن اس قسم کی کرتے ہیں کہ آج تک ججز بھی حیران ہیں, اور وہ اس طرح کی کھچڑی ہے کہ وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. اوکے, عام طور پر جو بیچارے لوگ جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے, اور ان کو ایشوز بھی ہوتے ہیں کافی جس کی بیس پہ وہ جاتے ہیں, تو یہ جو ہے کچھ لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ جی مجھے وکیل سے ڈر نہیں لگتا, مجھے جو ہے ڈر لگتا ہے اس کے رویے سے, وکیل کے رویے سے. تو آپ وکیل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سائل کی بات میں کچھ جو ہے وہ درد یا کچھ وزن ہے, یا ایسے ہی بنائی ہوئی بات ہے؟ دانیال, جتنا وقت مجھے ہو چکا ہے ابھی اس پروفیشن کے اندر, تو آپ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں, اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. تو میں نے اپنے سینئر سے یہ سیکھا ہے کہ آپ کا پہلا کلائنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے آنے والے کلائنٹ کتنے ہوں گے اور کیسے ہوں گے. اس کا سمپل وے یہ ہے کہ آپ کسی کا کام بہت اچھا کریں گے تو آپ نہیں جانتے کل کو وہ آپ کے لیے کتنی کلائنٹیج لے کے آ جائے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, تو اوبویسلی یہ بھی انسانیت ہے, یہاں پہ بھی ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اور پیشہ اسی طرح چل رہا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں, جو عدالتوں میں بار کونسل ہوتے ہیں اور وکلاء کی تنظیمیں ہوتی ہیں, وہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے میں ناکام ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں. یا جو ہے وہ بعض اوقات وہ میڈیا کے اوپر بڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کافی سارے کلیشز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں, خاص طور یہ بار کونسلز, اور ان میں الیکشنز تو ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی ایک صدر اور وہ وائس پریزیڈنٹ اور وہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایک والی جو بات آ جاتی ہے. تو کیا یہ سب لوگ ان کے انڈر ہوتے ہیں, یا وہ اس کو بس صدر اور پریزیڈنٹ بنا کے ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے پھر چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے رہتے ہیں؟ دیکھیں, ایشوز تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں, آپ جتنی بھی مینجمنٹ اچھی کر لیں, ایشوز تو کریٹ ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ بار کونسل کی حد تک, اور یہ جو پریزیڈنشل سے سارے وائس پریزیڈنٹ اور سارے سیکٹری کے الیکشنز ہوتے ہیں ہر بار میں, ہر سال ہوتے ہیں, یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں بار کی ریولیوشن کے لیے. جو آپ نے گروپس کی بات کی, پاکستان میں اس وقت 2 سے 3 مین گروپ ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وکلاء کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھا, ان کی آزادی پہ سوال اٹھا, ان کی اتحاد پہ سوال اٹھا, تو یہی وہ گروپس ہیں جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اور میرے خیال سے اگر ہم مائی باپ انہیں کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اوبویسلی آپ کی جہاں آپ یہ کہیں گے کہ گروپ بندی خلاف, ہاں یہ بات بہت غلط ہے کہ میرے خیال سے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جب سے سیاست نے, پولیٹیکل پارٹیز نے بہت زیادہ دخل اندازی کر دی ہے ہمارے پروفیشن کے اندر, تب سے ہم بہت زیادہ بٹ گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ویاڑی کے اندر, تو شاید کبھی کوئی واقعے ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ جڑ جاتے ہیں, تو وہ شاید واقعہ ایسا تھا کہ سب وکیل دوبارہ ایک بار جڑے, لیکن نہیں تو بہت زیادہ ڈویژن تھی سب. لیکن اگر ہم اسی کے جو ہے وہ اس کو قطع نظر یہاں پہ دیکھیں, جو کل پرسوں کراچی میں واقعہ ہوا, اس میں بھی وہ جس بندے کا واقعہ ہوا تھا انفلوئنسر کا, اس کا بھی ایک وکیل تھا. تو وکیلوں کی آپس میں جو ہے وہ منہ ماری ہو گئی اور جھڑپ ہو گئی, اور کچھ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت ساری باتیں کرتے رہے. اور میرا سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیا وہ ان کی ایسی پریکٹسز, ان کی ایسی ٹریننگز جو صدر پریزیڈنٹ بنتے ہیں, یا میٹنگز نہیں کرائی جاتی کہ کوئی بھی وکیل چاہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو, تو آپ کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے, ایک دوسرے کا جو ہے وہ ایک بھرم رکھنا ہے. سو کل وہ مجھے پرسوں وہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آیا, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ اس پہ نظم و ضبط پہ قائم نہیں ہے. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ a man can fight against a man and win, but can't against a state. اسی طرح ایک آپ وکیل کے خلاف لڑ کر جیت سکتے ہیں, لیکن پوری وکلا برادری کے خلاف نہیں. وہ جیسے پنجابی کی مثال ہے نا, مجھا دیاں پینا, تو وکیل ایٹ دا اینڈ وکیل کا ہی ساتھ دے گا.
ये प्रेसिडेंट, ये बार कौंसिल, ये सबको मिल बिठा कर बिठाएंगी और मामला रिजोल्व होगा। आप एक वकील का लाइसेंस कैंसिल करवाने में लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप भूल जाएंगे कि दोबारा अदालतों में जाना है। मैं इस बात को बार बार कहूँगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है। जो उस दिन हुआ वो मारपीट है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड, इस तरह के वाक़ये होने ही नहीं चाहिए। लेकिन आप भी तो देखें, अगर हम इस बात का नारा मारते हैं कि जी हम प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड से तल्लक रखते हैं और हमें वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड में मुहज़्ज़ब बने रहने चाहिए, तो अब देखें अगर कोई ललकारेगा, सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे, तो फिर इस तरह का रिएक्शन तो मैं उस बात पे एग्री करता हूँ कुछ हद तक। मतलब ठीक है, उनकी गलती थी, आप लीगल वे से चल सकते थे, अगर कुछ किया भी है तो वो तो एक अलग बात है। बट एक वकील के साथ उस टाइम उनकी आपस में मुंह मारी थी, और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे वो जो है वो चीज़ें देखें। आपको क्या लगता है वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ज़ाहिरी तौर पे कर रहे थे, या उस टाइम वाकई जो है उनमें इतनी अनबन हो गई थी क्योंकि वो आपस में उन्होंने अपने काले कोट की इज्जत नहीं की? नहीं, ऑब्वियसली आप इसको नॉर्मली देखें तो दो दोस्त भी लड़ सकते हैं आपस में, दो भाई भी लड़ सकते हैं, तो दो वकीलों के दरमियान भी एक जो एस्पेक्ट्स है उस पर रंजिश का बायस बन सकती है। तो वो इस तरह को मीडिया ड्रामा नहीं था। अच्छा। वो ऑब्वियस था, लेकिन मेरे ख्याल से इसका बेहतर हल यही है कि बैठ के मामले को रिजोल्व किया जाए, बजाय कि आप इसे जितना खींचेंगे उतना उधर से भी खींचा जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो वकला हजरात बनते हैं और मैक्सिमम लोग जो है इसलिए भी इस फील्ड में आते हैं, जी साडा मुंडा वकील है, एक टैका बन जाता है ना गाँव में पिंडा जो मुंडे शहर च आते हैं कि यार असी जाके ना वकील बनना, तो हुण उन्होंने कहांगे कि वकील बन गया, तो वो भी पिछले भी कहते हैं हुण साडा मुंडा वकील है। सो क्या ये कंसेप्ट मैक्सिमम लोग लेके आते हैं, और जो लोग लेके आते हैं फिर वो अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलते होंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सामने मिसाल है। मैं बल्कि हमारे दोस्तों का ग्रुप जो साथ पढ़ते थे, सबका यही एस्पेक्ट था, आने की यहाँ वजह ये थी कि जी असी वकील बनना है। हाँ, टैका और वो टैका होगा, और वो एक आप शायद समझते हैं कि जी स्टेट विद इन अ स्टेट हम बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में आकर कुछ लोग फिर भी यही मेंटालिटी लेके चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितना ये सोवरन आपकी फील्ड है, इसको आप जितना प्यार देंगे, आप इस काले कोट को जितनी इज्जत देंगे, ये आपको उससे बढ़कर माँ बाप की तरह इज्जत देगा, प्यार देगा। और इसी ने आपको, अगर आप इस फर्टिलिटी में लीगल लेके चल रहे हैं तो ये आपका रिस्क है। तो अगर आप इसे इज्जत नहीं देंगे तो कल, आज नहीं तो कल, ये आपकी बेइज्जती का भी बायस बनेगा। बिल्कुल ऐसे। हाँ तला भाई, मुझे ये बताएं, आप एक बहुत माशाल्लाह समझदार वकील हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, सो आप क्या समझते हैं, आप एक चेंज लेके आना चाहें अदालती निज़ाम में जो कि साइलों के लिए, जो कि आम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, अपना बेनिफिट नहीं, आम लोगों का बेनिफिट। और मैं समझता हूँ वो आपका भी बेनिफिट होना है। अगर आम लोग को कोई फ़ायदा होगा तो वो लोग आपके पास आएंगे, आपसे काम भी करवाएंगे, उनके केसेस भी सुने जाएंगे। सो ऐसा एक कोई काम जो अदालती निज़ाम में आप चेंज करना चाहें, या कोई ऐसा चेंज जो एक लाना चाहें आप? शायद एक चेंज तो बहुत कम हो, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। हमारे पास जजेस की तादाद शायद कम है, केस और पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिगेस्ट चेंज जो है, बिगेस्ट चेंज ये एक तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसके अलावा शायद कानून में भी कुछ ऐसी तरमीमें करनी चाहिए कि हर बंदे को हाई कोर्ट जाकर वहाँ से डायरेक्शन लेने की ज़रूरत ना हो कि मेरा केस इतने अरसे के अंदर इसको सम अप किया जाए। तो लोग रह जाते हैं, लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, अगली नस्ल में जाके इंसाफ मिलता है, जो कि गलत है। तो इसका कोई ना कोई हल तो इस तरह का होना चाहिए कि कानून को स्पीडी किया जाए, जो इंसाफ फरामी का एक मरला है उसे स्पीडी करना। और आपका जो सिविल वाला है, जैसे मैंने आपको पहले और आपने शुरू में भी बात की, लोग मर जाते हैं, उनके पोते, बिल्कुल, उनकी नस्लें आके उनके फैसले देखती है। मतलब इसको हम कब तक इस तरह से लेके चलते रहेंगे? क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो गई, हमारी जुडिशरी फास्ट नहीं। देखिए इस वक्त अगर आप सिविल कोर्ट जाएंगे तो आपको 1965 कई भी केसेस चलते नजर आएंगे। अभी तक आपको 1980 की लोगों की खुद खरीद की अभी तक जिसकी मलकियत नहीं साबित हो सकी, तो वो इस तरह के केसेस चलते आएंगे। ये सब कुछ वो है। जुडिशल सिस्टम इसमें मैकेनिज्म को कुछ रैपिड करना चाहिए। कोई जस्टिस की फरामी का सिस्टम जो है वो स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। वो कुछ ऐसा कानून, कोई सेपरेट अदालतें आपको बनानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि कानून की फरामी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जुडिशरी की भी अव्वलीन तरजीह है। तो इसको सामने रखकर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि
جو آپ کے جو سائلین ہیں وہ دعائیں دے سکیں آپ کو, اپنی داد رسی کر سکیں اور ان کو انصاف پہنچ سکے. سو اب تو مجھے جو ہے وہ ہمیں آپ جیسے بتا رہے تھے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے, سو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پھر ساری یہ چیزیں بن جائیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جوڈیشری کو ویک سے ویکسٹ کر دیا گیا ہے, تو اس میں جوڈیشری کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ہم تو صرف استدعا کر سکتے ہیں, ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ قانون کی سربلندی کے ساتھ ہی ہماری سربلندی ہے. تو اس میں اب ججز کو, جوڈیشری کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ اپنی کم از کم فلاح کے لیے, اپنی آنے والے فیوچر کے لیے, پاکستان کے لیے بیسیکلی, کیونکہ جو میں نے یہ کہا کہ 3 پاکستان کے جو پلرز ہیں, کسی بھی اسٹیٹ کے پلر ہیں, اس میں انٹرفیئرنس کو اگر کوئی محکمہ روکتا ہے تو وہ ہے جوڈیشری. آپ اس کو ویکسٹ کر دیں گے تو یہ تو بنانا ریپبلک بننے میں ہفتہ بھی نہیں لگے. بالکل ایسے. تو یہ پاکستان اس راستے پہ گامزن ہے کہ آنے والے دور میں اگر جوڈیشل سسٹم اور ویک کر دیا گیا تو شاید یہاں پر قانون کی بالادستی نہیں بلکہ آمریت اور قانون کی خلاف ورزی آپ کو دکھے گی. ہاں, جو لا انفورسمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں, جب ان کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا سو وہ آگے کیا جو ہے امپلیمنٹ کریں گے, یا کیسے جو ہے ایک ڈیموکریٹک ملک جس کو ہم کہتے ہیں وہ چلے گا. اچھا, ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. کنورسیشن تو بہت اچھی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید بڑھائیں, لیکن پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا میسج دینا چاہیں گے ایک عام شہری کو, ایک طالب علم کو, اور جو وہ طالب علم جو آپ کی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہو, وکیل بننا چاہ رہا ہو, اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, عام پبلک کے لیے کہ جو یہ موٹیو ہمارا بن چکا ہے, اور ایک انفلوئنسرز یہ جو لوگ ہیں ان سے جو انفلوئنس ہو کر ایک چیز ہمارے معاشرے میں فیوچر ہم یہ جو چیز دے رہے ہیں نا کہ شارٹ کٹ از اے وے ٹو ہینڈسم منی, یہ بہت غلط ہے. تو ان انفلوئنسر سے انفلوئنس ہو کر سائڈ پر طاقت محنت کا کوئی رد بدل نہیں ہے. جب ہم یہ سنتے تھے تب ہمیں سمجھ نہیں تھی, لیکن آج اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہارڈ ورک کو کمپیٹ نہیں کر سکتی. آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں, آپ عزت نہیں کما سکتے. آپ شارٹ کٹ سے پیسہ کما سکتے ہیں, عزت نہیں کما سکتے. ہارڈ ورک از اے کی ٹو سکسیس. تو محنت کریں لگن سے, اور ان انفلوئنسر سے انفلوئنس ہونے سے اچھا کچھ اچھا پڑھیں, اچھا لکھیں, اچھا سیکھیں. اور ماں باپ کے لیے ہے کہ وہ اچھی تربیت بچوں کریں, اور ان خاص طور چیزوں سے انفلوئنس ہونے سے اپنی آنے والے فیوچر کو بچائیں. اچھا, کیا اس لیے بھی وہ آئیں کہ ساڈا منڈا وکیل بنے گا, ماں باپ کو چاہیے کہ اس لیے بھی بچے کو بھیجیں؟ نہیں, اس میں شاید ہمارا کردار زیادہ ہے کہ جو ہم اس وقت ایگزسٹنگ پروفیشن کے اندر ہیں, موجود ہیں, اس میں ہمیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, تاکہ آنے والا جو فیوچر جو آئے گا وہ کیا دیکھ کر آئے, وہ کیا بننا چاہ رہا ہے, اور وہ کس طرح اس چیزوں کو پھر لے کے چلتا ہے. کیونکہ اگر آج ہم شاگرد ہیں تو آنے والے کچھ سالوں بعد ہم نے بھی ایز اے ٹیچر ہوں گے, ہمارے پاس بھی پیپل آئیں گے اور ہم انہیں سکھائیں گے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم انہیں کیا سکھائیں گے. صحیح. طلحہ بھائی بہت اچھا, ماشاء اللہ سے بہت اچھی باتیں کی. تھینک یو سو مچ فار دا کمنٹ ونس اگین. جی تو ناظرین, آپ سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ طلحہ سلیم مان صاحب. انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں, اور آخر میں انہوں نے بہت مزیدار بات کی ہے کہ ہارڈ ورک از اے کی ٹو سکسیس. سو محنت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی چیز میں. اور ہماری جو باقی باتیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے آئین کو ڈسکس کیا ہے, ان میں ہم نے لاء کو ڈسکس کیا, ہم نے جوڈیشری کو ڈسکس کیا, ہم نے پولیٹکس کو بھی تھوڑا سا چھیڑا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور بہت مفید پوڈ کاسٹ ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.